तो ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट 3 है, एक तीसरा वीडियो होगा। और इसमें आज जो वीडियो इसमें टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स और सीरीज एंड ड्रॉबैक ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन और बेनिफिट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशंस, ये सब डिस्कस करना है। वन बाय वन इसमें हम डिस्कस करते हैं। और तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ है क्या चीज, पहले आपको ये सीखना। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ पहले ये बहुत पूछा जाता था, अब इसमें टॉपिक में इसमें इसका ग्राफ पूछा जाता है, इसको थोड़ा कम कर दिया गया। ओम्स लॉ क्या कहता है? एट कांस्टेंट, पहला पॉइंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ये आपको पहले लिखना है। इट वॉज गिवन बाय दी साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने दिया था। ठीक है, इसमें ये दिया है ओम्स लॉ में, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल across इलेक्ट्रिक करंट, उन्होंने एक्यूरेट में एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट ही दिया था, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले लिख लेते हैं। कुछ टीचर लिखते हैं, अब नहीं लिखोगे तब भी इलेक्ट्रिक करंट लोगे तब भी वही है, I प्रोपोर्शनल टू B या B प्रोपोर्शनल टू I। कैसे? देखिए, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग through the conductor is directly proportional to electric potential across the कंडक्टर। बहुत सिंपल दिया है। क्या दिया? इलेक्ट्रिक करंट जो भी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। ये आपको लिखना है। सपोज इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पर आपको एक न्यू लाइन से लिखना है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इतना सा याद रखना है बस, और कुछ है ही नहीं इसमें। अब इलेक्ट्रिक करंट देखिए, इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम I से बताते हैं, I, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी तो I प्रोपोर्शनल टू B होना चाहिए। लेकिन कन्वेंस के लिए क्या करते हैं, इसको थोड़ा सुधार देते हैं। इसको सुधार दिया और उन्होंने क्या कर दिया, इसको सुधार करके इसमें लिख दिया B प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा I। ठीक है, देखिए ये ऐसा भी लिखा जा सकता है, B प्रोपोर्शनल टू I। अब ये B प्रोपोर्शनल टू I हुआ तो ये साइन हट जाता है, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ये साइन ये हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? B इक्वल टू IR। एक फार्मूला एस्टेब्लिश हो गया यहाँ पर। वेयर R क्या है? R क्या है? वेयर R इज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्या होता है, जब करंट किसी भी कंडक्टर या वायर से फ्लो होती है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को रोकने का प्रयास करती हैं। यही प्रॉपर्टी में कंसीडर किया जाता है रेजिस्टेंस को। इट इज द प्रॉपर्टी विच ऑफ कंडक्टर विच अपोजिस द फ्लो ऑफ करंट। जैसे आप पानी के फ्लो में पत्थर रख दें, इसी प्रकार यहाँ रेजिस्टेंस काम करता है। क्या है? इट इज द फ्लो ऑफ, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। आई विल राइट हियर, देखिए, ये देखिए, आई विल राइट, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ
it is the property of substance or conductor which opposes the flow of electric current. इलेक्ट्रिक करंट ये प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकती है। ये इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकती है। तो इसमें आपको अब इस रेजिस्टेंस को जो प्रॉपर्टी है, तो ये रेजिस्टेंस एक्चुअली में है क्या चीज़? रेजिस्टेंस क्या है? नया देखते हैं रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस आपको मालूम पड़ गया, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका सिंबल ये है, इस तरीका से। समटाइम्स क्या करते हैं आप लोग, इस तरीका से बना देते हैं, ये चीज़ अलग है। ऐसा अगर आपने बना दिया ये इंडक्टर हो जाता है, ये आपको नहीं बनाना है। यहाँ हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, लोअर क्लास की बात कर रहे हैं, 10th क्लास की बात कर रहे हैं। बड़े क्लास में रेजिस्टेंस वो अलग चीज़ है, ये अलग व्यवस्था है। ये इंडक्टर है जो आपको हर 12th में मिलेगा। फिलहाल आप ये पढ़िए अभी रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस है, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आर किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो उसको फैक्टर्स देखते हैं। न्यू लाइन से न्यू उस पे देखते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स ऑन which आर डिपेंड्स। रेजिस्टेंस किस पे निर्भर करता है, ये देखिए। पहला आर प्रोपोर्शनल टू एल। एल मतलब क्या हुआ? लेंथ ऑफ वायर। आर किस पे निर्भर करता है? लेंथ ऑफ वायर से। ठीक है। दूसरा आर प्रोपोर्शनल है 1/A। ये क्या है? ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। सेकंड, थर्ड, नेचर ऑफ मटेरियल from which wire is made up of, from which wire is made, जिससे वायर बना हुआ है तो वो मटेरियल जैसा होगा उस पर भी निर्भर करेगा कि वायर सिल्वर का है, तांबे का है, कॉपर का है, एल्युमिनियम का है, आयरन का है, इस पर ही निर्भर करता है। रेजिस्टेंस और निर्भर करता है टेम्परेचर पर। चौथा पॉइंट, टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। सराउंडिंग का टेम्परेचर कैसा है? आप 25 डिग्री सेल्सियस पे प्रैक्टिकल करेंगे तो अलग रीडिंग आएगी, आप उसका टेम्परेचर बदलेंगे तो अलग रीडिंग आएगी। ठीक है। अभी पहले हम थोड़ा इसका रेजिस्टेंस की यूनिट देख लेते हैं। रेजिस्टेंस अभी आपने पढ़ा V = IR, ओम्स लॉ, V = IR। तो V जो है V = IR हुआ, तो ऐसे अगर देखें तो R = क्या हो जाएगा? V/I। V किस में मेजर करते हो? वोल्ट में। V किस में मेजर करते हो? वोल्ट में। I किस में मेजर करते हो? एम्पियर में। अगर आपको नहीं मालूम पड़ रहा है तो आप हमारा पहले वाले वीडियो यहाँ देखिए, V/A। इसको अगर जनरलाइज करें तो ये V हो जाएगा, ये A हो जाएगा। इसका मतलब VA इनवर्स होना चाहिए। ये दोनों वैज्ञानिक के नाम है, साइंटिस्ट नेम, दैट्स व्हाई वी शुड राइट देम विथ कैपिटल लेटर्स। हमें कैपिटल लेटर्स के साथ लिखना चाहिए। ठीक है। तो इसको ये वोल्टेज पर एम्पियर होना चाहिए। लेकिन एक वैज्ञानिक, चूंकि ये जो ओम थे, जॉर्ज सिमोन ओम, तो इन्होंने अमीटर बनाया था। क्या बनाया था? अमीटर। तो इनको सम्मान देने के लिए इन्होंने अमीटर नहीं बनाया था, वो तो आंद्रे एम्पियर ने बनाया था। उसको सम्मान देने के लिए उन्होंने एम्पियर
करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट जो है एम्पियर बनाई थी, इनको ओम्स ने जो बी और आई में रिश्ता इस्टेब्लिश किया, इनको सम्मान देने के लिए इन्होंने एक सिंबल नया दिया, ओम। ये यूनिट दी। आर को किससे मेजर किया? ओम से। ये ओम है, ये ओम कहलाता है, ये सम्मान दिया गया। टाइटल है जा सुमन ओम का पीछे का टाइटल, जैसे अन्य जाति होती वैसे टाइटल होता है, तो वो ओम दिया गया। इसलिए आर की यूनिट क्या है? ओम है। आई रिपीट, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होने का। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर। वोल्टेज यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज, उसको किस में मेजर करते हैं? इवन ईएमएफ भी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बैटरी चार्ज है लेकिन बैटरी के दोनों तार हमने ज्वाइंट नहीं किए, तो वो क्या हो जाएगा? ईएमएफ हो जाएगा। उसके अंदर जो वोल्टेज अभी अपीयर हो रही है वो क्या है? ईएमएफ। जैसे आपने कनेक्शन दे दिया, वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या टर्मिनल पोटेंशियल या फिर वोल्टेज बोल दो, ठीक है। और रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस को ओम से नापते हैं। इधर आते हैं, तो इसे अगर 1.1 और 2 पॉइंट से कंक्लूड करें तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं, आर साइन ऑफ प्रोपोर्शन यानी कि L इंटू 1/A। अगर इसको सही ढंग से लिखें तो क्या लिख सकते हैं? आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा L/A। बच्चे ये जो है, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? आर, ये आ जाएगा, यहाँ पे एक रो आ जाएगा, L/A, एक नया प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाता है। ये आर के लिए फार्मूला हो गया। हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। आर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? वेयर आर क्या है, या वेयर आर तो आप जानते हो, वेयर ये रो क्या हुआ सर? ये नई चीज है, ये रजिस्टिविटी है, ये रजिस्टिविटी है, ये रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल है। मटेरियल आपको बता दें, रेजिस्टेंस बदला जा सकता है, रजिस्टिविटी मटेरियल की नहीं बदलती है। सिल्वर की रजिस्टिविटी अपनी है, लकड़ी की अपनी है, ठीक है, आयरन की अलग है, कॉपर की अलग है, एल्युमिनियम की अलग है। रजिस्टिविटी नहीं बदलेगी, रेजिस्टेंस बदल सकते हैं बाय चेंजिंग दीज टू फैक्टर्स। क्या? एल और ए। आप लेंथ बढ़ा दो, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ा दो तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। इससे आपको दिख रहा हुआ, नहीं दिख रहा है तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। ये लिए आर, ये देखिए, सपोज आपके पास लेंथ है, लेंथ ऑफ वायर जिसको बोलते हैं। पहला पॉइंट देखिए, अगर आपका लेंथ ऑफ वायर है और आप इसको चेंज करना चाहते हैं, भैया इसके साथ छेड़खानी करना चाहते हो, तो सर रेजिस्टेंस में क्या असर पड़ेगा? रेजिस्टेंस में क्या असर पड़ेगा? इसका डायरेक्ट रिलेशन है। आप देखिए, ये डायरेक्ट रिलेशन, इसका मतलब अगर आपने लेंथ को कम किया तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, अगर आपने लेंथ को बढ़ा दिया तो लेंथ भी बढ़ेगी। इस चीज़ों को आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट, अब सपोज आपने लेंथ को हाफ किया तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। सपोज आपने लेंथ को 4 गुना कर दिया तो रेजिस्टेंस भी 4 गुना हो जाएगा। 100% 1 मार्क का पूछा जाता है, तैयार करें। 1 मार्क आता है। दूसरा, क्रॉस सेक्शनल बात कर लेते हैं। क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होती है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, पहले तो आपको ये समझ में आनी चाहिए क्रॉस सेक्शन होता क्या बच्चे। तो ये क्या होती है? रेजिस्टेंस से इन्वर्स चलती है, इसका इन्वर्स रिलेशन होता है। इसका मतलब आप रेजिस्टेंस को उल्टा कर सकते हो, ये लो, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रिवर्स। कोई जरूरी नहीं आप रेजिस्टेंस को करो, एरिया को, एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस बढ़ाओगे, क्योंकि एक दूसरे से इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट 1 आना चाहिए, ठीक है। देखो, सपोज आपने यहाँ एरिया लिख रखा है, यहाँ रेजिस्टेंस लिख रखा है। अब इनका रिलेशन कैसा है? अगर आपने इसको बढ़ाया तो ये क्या करेगा? ये घटाया तो ये बढ़ेगा। अगर ये आपने एरिया बढ़ा दिया तो ये घट जाएगा। अगर आपने पहले वाले के लिए देखिए, आपने एरिया घटाया, अगर मान लो चौथाई किया तो रेजिस्टेंस इसका उल्टा कर दो तो कितना हो जाएगा? आप देखो 4/1 हो जाएगा, यानी 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर आपने यहाँ पर बढ़ा दिया रेजिस्टेंस, मान लो यहाँ पे 16 गुना किया, 16 टाइम्स बढ़ा दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस 1/16 टाइम्स हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, आपको समझ में आना चाहिए ये चीज।
यही क्वेश्चन लॉजिकल होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं और बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं। ये कॉमा है ये। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज पे। एक और पॉइंट बाकी रहा ओम्स लॉ में, देखिए इसी बता देता हूं। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ एक्चुअली ओम्स लॉ क्या कहता है, देखिए सपोज वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन ओम्स और बिटवीन आई इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, आपने इलेक्ट्रिक करंट ली एंड आई, इसको आई बोलते हैं, ये एम्पियर में जाती है, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, ठीक है, बी वोल्ट में, ये ऊपर जा रहा है। अब आपने इसमें प्लॉट ग्राफ किया, ग्राफ प्लॉट किया तो इसमें इस तरीके से रिलेशन मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से जितना यहाँ मिलेगा उतना यहाँ मिलेगा, इस तरीके से फिक्स वैल्यू मिलेगी, एक सीधी लाइन मिलती है, स्ट्रेट लाइन, ठीक, स्ट्रेट लाइन ऑब्टेंड होती है, यही रेजिस्टेंस को बताती है, यही रेजिस्टेंस को बताती है, यही रेजिस्टेंस को बताती है। V ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू I, यही तो ओम्स ने दिया था, यही आपको बताती है कि ओम्स ने क्या रिलेशन इस्टेब्लिश किया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्या बचा, V प्रोपोर्शनल टू I हो गया, करंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर उसका देखिए टेम्परेचर की बात कर रहे थे, टेम्परेचर मैंने लिखा है उसमें, अब टेम्परेचर रिलेशन नहीं बताया, टेम्परेचर क्या हुआ बच्चे, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर यहीं लिख देता हूँ टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया सिस्टम का, सपोज टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो सर, तो टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। इधर नीचे लिखो इसे, यहाँ टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ा, एक दूसरे डायरेक्टली रिलेशन में होते हैं, ये टेम्परेचर, ये भी रेजिस्टेंस बढ़ा, ठीक है। अगर आपने ये बढ़ाया, क्या बात है, टेम्परेचर लिया हमने और इधर लिख दिया रेजिस्टेंस, अब यहाँ पर अगर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ऐसा आप बोलना। अगर मान लो नीचे आ रहा है तो दोनों नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे तो ऊपर, दोनों ऊपर आएंगे। यहाँ पर इनके बीच का रिलेशन कैसा होता है, कैसा रिलेशन होता है वो आपको मालूम होना चाहिए, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब आता है ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ ट्रू है सर्टेन मेटल्स, प्योर मेटल्स के लिए, बाकी के लिए फेल हो जाता है। कुछ ऐसे मटेरियल जो ओम्स के नियम को नहीं मानते हैं, ओम्स के नियम को वे नहीं करते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे लेकिन ओम्स के नियम के अनुसार काम नहीं करते। जो ओम्स के नियम को मानते हैं उनको बोलते हैं ओमिक कंडक्टर्स, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक क्या बचा इसमें, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स से पहले आपको इसका रेजिस्टर्स के, हाँ ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ाते हैं, चलिए ठीक। देखिए आपको पहले तो ये मालूम होना चाहिए रेजिस्टर्स और रेजिस्टेंस में अंतर क्या है। कुछ लोग इसी को लेकर बैठे रहते हैं दिमाग में। ये एक डिवाइस है, अब वो वायर हो या कुछ भी हो, डिवाइस है जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, डिवाइस है which offers resistance in the path of electricity। जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो उसके रास्ते में ये रुकावट पैदा करता है। ये क्या चीज है, ये जो क्या चीज है, ये जो है ये है प्रॉपर्टी किसी मटेरियल की। देखिए आप
वो कि रेजिस्टेंस क्या है, एक डिवाइस है। ये क्या लिखा मैंने, ये लिखा है मैंने, ये क्या लिखा, डिवाइस, ये डिवाइस है। अब वो क्या है, प्रॉपर्टी। तो हम कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी के नहीं करेंगे, हम कॉम्बिनेशन डिवाइस के करेंगे, उनके अंदर प्रॉपर्टी होगी वो, ठीक है। कैसे, इसमें दो कॉम्बिनेशन आपके कोर्स में। पहला कॉम्बिनेशन है सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, कैसे इनको कंबाइन करें। सपोज भी है आप ऐसे, हमारे पास एक ये रजिस्टर लगा हुआ है, फिर दूसरा रजिस्टर लगा हुआ है, फिर तीसरा रजिस्टर लगा हुआ है। ये लो सिंपल सर्किट बना देता हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस, बैटरी लगा दी, की लगा दिया, और सपोज यहाँ से करंट जा रही है, पास हो रही है, जा रही है, यहाँ पे वोल्टेज दिया, ये R1 है, ये R2 है, ये R3। डेरिवेशन तो पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी आपको बताता हूँ कैसे आता है। देखिए यहाँ पर करंट जब बी वोल्टेज आपने सप्लाई दी तो करंट भी जाएगी, नो डाउट करंट भी जाती है। तो यहाँ पे लिखते हैं, सिर्फ सिंपल भाषा में लिखेंगे, हियर वोल्टेज डिवाइड्स एंड इलेक्ट्रिक करंट रिमेन सेम, करंट सेम रहती है। देखिए कैसे, B इक्वल टू V1 हो जाएगा, प्लस B2 हो जाएगा, B3 हो जाएगा, इसके अक्रॉस, इसके R1 के अक्रॉस B1 वोल्टेज होगा, इसके अक्रॉस B2 होगा, इसके अक्रॉस B3 होगा। अब आप B इक्वल टू IR, ओम्स लॉ आपने सुना है, बाई यूजिंग अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ B इक्वल टू IR आप इसमें रखो तो B इक्वल टू IR हो जाए। तो B1 के अक्रॉस क्या होगा, B1 लिखो, I तो फिक्स है तो क्या बदलेगा R1, B2 रखोगे तो क्या हो जाएगा IR2, ऐसे B3 लिखोगे तो क्या लिख देना है IR3। वैल्यूज रखिए यहाँ पर, तो आपको मिलेगा IR1 नॉट IR ओनली IR, और यहाँ हो जाएगा IR1, यहाँ हो जाएगा IR2, यहाँ हो जाएगा IR3। आई आप सब में से कॉमन ले लो, या आप लिख सकते हो I नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है आई से हमने डिवाइड किया, इसका मतलब क्या हुआ, डिवाइड बाई आई। चलिए आपको सिंपल भाषा में बताते हैं, आई डिवाइड बाई आई, आपने आई से डिवाइड किया। आप ऐसा भी लिख सकते हो, अगर कोई टीचर ऐसा लिखता है इसका मतलब हुआ आई से यहाँ पे भाग दिया गया, वो कुछ नहीं, आई की 0 नहीं हुई, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तीन रजिस्टर्स इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कैसे सर कनेक्ट होते हैं, एक का हेड दूसरे का टेल, इसमें कोई स्पेसिफाई नहीं होता है फिलहाल। इसमें रजिस्टर्स जब आप बड़े क्लास में पढ़ें तो इसमें बताया जाएगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं ऐसा, ठीक। ये हेड और टेल से इस सीरीज एक लाइन बनती है, अगर 2 या 3 4 रजिस्टर्स, कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा रजिस्टर्स को ज्वाइन करने पर अगर एक लाइन बन रही है तो वो सीरीज है। अगर इलेक्ट्रिसिटी को बहुत से रास्ते मिल रहे हैं तो वो पैरेलल में चला जाता है। अभी अपने लोग क्वेश्चंस देखेंगे तब आपको समझ में हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसका पैरेलल का। हाँ, ये इसमें सीरीज में जो चल रहा था, सीरीज में देखिए, अगर हमारे पास इफ वी हैव, पहला पॉइंट, इफ वी हैव resistors having इक्वल रेजिस्टेंस, मान लो आपके पास बहुत से रेजिस्टर्स है, रेजिस्टेंस R ओम, मान लो R ओम के रेजिस्टर्स हैं इसमें, ऐसे बहुत से रेजिस्टर्स जोड़ रखे हैं सपोज, तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो R इक्वल टू क्या होगा, अब R ओम है, इसको स्मॉल r मान लीजिए, स्मॉल r ओम सपोज, तो आप क्या करो, स्मॉल r प्लस स्मॉल r प्लस स्मॉल r, जितने हो स्मॉल r आप जोड़ते चले जाइए, जितने हो, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, उतने आप जोड़ दो। सपोज यहाँ पे n है, अप टू n, यहाँ लिख देते हैं अप टू n,
जब तक n तक है, मान लो 10 है तो 10 R हो जाएगा, n है तो n R हो जाएगा, 20 है तो 20 R हो जाएगा। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। ये लो बन गया फार्मूला। 2 होते तो 2 R कर देते। 4 ओम के रजिस्टर लगे, 15 लगे हैं सीरीज में, तो 15 × 4 60 ओम हो जाएगा टोटल। सीरीज में रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स क्या होता है? देखिए, पैरेलल कंबाइन करना है आपको सिर्फ। देखिए, ये देखिए, एक रजिस्टर ये लगा, 2, ये लो, ये बैटरी लगी हुई है, ये स्विच लगा दिया, लाइट जाने लगी भाई, ये आने लगी। तो देखो करंट को कितने रास्ते मिल गए। यहीं से आती कॉन्सेप्ट ब्रांच करंट की, और यहाँ जा रही है, ये लो। अब इसमें आप सिंपल लिखना, हियर वोल्टेज रिमेन सेम, वोल्टेज इसमें सेम रहता है, वोल्टेज नहीं बदलता, सेम, एंड इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड्स, ये देखिए यहाँ पे, डिवाइड्स इनटू ब्रांच करंट। इलेक्ट्रिक करंट किस में डिवाइड हो जाती है? ब्रांच करंट, उसकी बहुत सी ब्रांच हो जाती हैं ना। तो आप देखिए I इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इक्वल टू क्या होगा? I1 I2, इस फर्स्ट रजिस्टर के लिए यहाँ पर रजिस्टर्स के नाम लिख देते हैं। ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा R3, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज आपने दिया सपोज ये, तो यहाँ से तो करंट आई जा रही है, इसमें करंट जो आएगी वो I1 हो जाएगी, इसमें I2 हो जाएगी, इसमें I3 हो जाएगी। करंट तो पास होगी ना, तो I1 I2 I3। अब आप जानते हो I इक्वल टू ओम्स लॉ इक्वल टू, अगर देखें तो ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल टू आई आर। तो I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? V/R। वैल्यू डालिए सबकी, देखिए कैसे होती है। यहाँ पे जब वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पे आएगा V/R, और उधर देखें V तो सेम रहेगा, R बदलता है यानी V/R1 हो जाएगा। इसका भी सेम रहेगा, R बदलता है यानी R2 हो जाएगा, B बदलता है इसका R3 हो जाएगा। डिवाइड बाई B नहीं, डिवाइड बाई R। आप इसे R से डिवाइड कर दो, यहाँ मल्टीप्लाई करके देखो 1 से, तो आपको समझ में आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाई R, सॉरी डिवाइड बाई V, डिवाइड बाई V। R से कैसे डिवाइड करोगे? ये लो, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/R, उधर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरीके से ये आपका फार्मूला ड्राइव हो गया। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगर हमारे पास मान लो n रजिस्टर्स हैं, अगर n रजिस्टर्स हैं, कितने n रजिस्टर्स हैं? अब वो किस में कंबाइन है? n रजिस्टर्स कंबाइन किस में? पैरेलल में कंबाइन है। तब क्या होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन दिए हुए n रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया हो तो 1/R लिखेंगे, 1/R। अब मान लो उसकी हर एक की वैल्यू स्मॉल r है, तो ये हो जाएगा ऐसे ही, ऐसे तो आएगा अप टू एंड। तो क्या होगा? 1/R इंटू n, 1/R इंटू n, ये तो होगा। I मीन अगर लिखे 1/R इक्वल टू, ये होगा n/R, n/r, इसको बदल दो तो ये बदल जाएगा, तो ये R इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्मॉल r/n। ये कंक्लूज करता है कि वोल्टेज उतने टाइम्स कम हो जाता है। देखिए पैरेलल में वोल्टेज कम हो, सॉरी रेजिस्टेंस कम होता है, वोल्टेज नहीं। पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है, सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अब आते हैं इसके ड्रॉबैक्स, देखते हैं ड्रॉबैक ऑफ सीरीज, ड्रॉबैक
ऑफ सीरीज कनेक्शन के ड्रॉबैक कैसे करें। सीरीज कनेक्शन के ड्रॉबैक क्या, देखिए मान लेते हैं आपने ये सीरीज में लगाया, यहाँ पे फैन लगाया, आपको मैं प्रैक्टिकल वाला बताता हूँ। ये बाद में आपने टीवी लगा दी, ये लो, फिर आपने यहाँ पर बल्ब लगा दिया, चलिए, फिर आपने ट्यूबलाइट लगा दी, चलिए ये भी समझ में आया। इसके बाद में आपने ये सर्किट पूरा कर दिया, 2 वायर तो होते हैं, 2 वायर तो दोगे ना। अब खुदा न खास्ता ये अगर बंद हो गया, मान लो ये टेलीविज़न नहीं चल रहा है, तो क्या पूरा सिस्टम चलेगा? जी नहीं। If one appliance is not working, then whole system will not work. सबसे बड़ा ड्रॉबैक। आपके घरों में जो सेलिब्रेशंस होते हैं उसमें सीरीज लगाते हैं डेकोरेशन वाली ना, अगर एक एलईडी खराब हो जाती है या छोटा वाला बल्ब एक खराब हो जाता है, पूरी एलईडी की जो वो होती है, या तो आप उसे काट करके रिपेयर करें, नहीं तो वो पूरी खराब हो जाती है। वो सीरीज है। सीरीज कनेक्शन का सर ये डेकोरेशन पर्पज में काम आती है। और कहाँ होता है? जहाँ वोल्टेज आपके घर में अगर वोल्टेज ज़्यादा आ रही तो कुछ नहीं, आप 2 वोल्टेज ज़्यादा आ रही है, 2 वायर से बिजली लेके आओ अपने घर में, अब इस पे लगा दो 2 बल्ब, ये लो, एक यहाँ लगा दो, ये लो, और इस तरीके से चलने दो, बस। अब आपको पावर आप वोल्टेज कम हो जाएगी, और ज़्यादा आ रही तो 3 बल्ब लगा दो 100 वाट के, कोई ज़रूरत ही नहीं स्टेबलाइजर की आपको। लेकिन हाँ, ये कम आ रही हो तो ये बढ़ा नहीं पाएंगे, इसलिए वहाँ पर हमें स्टेबलाइजर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वोल्टेज को कम तो किया जा सकता, बढ़ाया नहीं जा सकता इससे। ठीक, इधर आइए, एक हुआ। दूसरा सीरीज का दूसरा नुकसान क्या है? वोल्टेज ड्रॉप, यानी वोल्टेज कम हो जाती है, वोल्टेज ड्रॉप टेक्स प्लेस। ये 2 बहुत बड़े नुकसान है। ड्रॉप टेक्स प्लेस, ड्रॉप मतलब कम होता है, वोल्टेज कम होता है चला जाए। सपोज आपको फैन और टीवी तो अच्छे चल रहा है, बल्ब चल रहा है, लेकिन ट्यूबलाइट को लाइट इनफ नहीं मिलेगी। आपको इसमें वॉशिंग मशीन लगाना है और कुछ लगाना है, तो जाते जाते आपको वोल्टेज नहीं मिलेगी। अब आपको वोल्टेज अगर नहीं मिलेगी तो योर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विल नॉट वर्क इन प्रॉपर मैनर। पंखा कैसा होता है गर्मी में, आपको मालूम है इन चीज़ों को। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? वोल्टेज सप्लाई सेम देनी पड़ती है। अब वोल्टेज सेम कब दे सकते हो? जब आप इन्हीं को कनेक्ट कर दो पैरेलल में, इसीलिए पैरेलल कनेक्शन यूज करते हैं। पैरेलल कनेक्शन आप दीजिए। पैरेलल कनेक्शन कहाँ होते हैं? हमारी डोमेस्टिक वायरिंग होते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं अपने घरों में। डोमेस्टिक वायरिंग में पैरेलल कनेक्शंस होते हैं, डोमेस्टिक वायरिंग होता है। दूसरा कहाँ होता है सर? आप देख रहे होंगे, जहाँ पर वोल्टेज सेम चाहिए वहाँ पर आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन मिलेगा। बड़े बड़े फ्लैट्स देख लीजिए, टेनामेंट देख लीजिए। क्यों? अगर आपको अप्लायंस अगर वोल्टेज कम आ रहा है तब वो अप्लायंस नहीं करेगा, अगर उसको एम्पियर कम मिल रहा है तो वो अप्लायंस चलने का प्रयास करेगा, लेकिन वोल्टेज कम मिला तो नहीं चलेगा। वोल्टेज इलेक्ट्रॉनों का प्रेशर है और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो अमाउंट है। ठीक है, ये हुआ। कल इसके क्वेश्चंस देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 में आपको वीडियो में मिलेंगे इसके क्वेश्चंस जो आए हुए बोर्ड में आए हुए वो क्वेश्चंस, और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इलेक्ट्रिक पावर, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई सजेशन हो तो सजेशन भी दे सकते हैं। थैंक यू।